हाँ जी। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। बताइए ज़रा, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रही है आपको? हाँ जी, सब ओके। चलो, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोग बार बार स्पैम के चक्कर में ही ना पड़े रहें, क्लास में पढ़ें, है ना। टाइपिंग की बजाय क्लास में कुछ सीखें। चलो, सबसे पहले बच्चों का सबसे फेवरेट सवाल, सर ये जो क्लास है इसकी पीडीएफ दोगे ना सर? हाँ जी, पीडीएफ देंगे, बिल्कुल देंगे। सर कहाँ डलेगी सर वो पीडीएफ? वो पीडीएफ डलेगी जी मेरी ऐप पे, ठीक है। सर ऐप कौन सी? प्ले स्टोर से अमन सर इंग्लिश नाम से ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और कमेंट में भी लिंक पिन हुआ है, ठीक है जी। पीडीएफ कहाँ डलेगी? ऐप पे डलेगी। अच्छा, ऐप पे कहाँ पे? बिल्कुल होम पेज पे ही आपको फ्री पीडीएफ नाम से फोल्डर दिखेगा, ठीक है। मतलब आइकन बना होगा फ्री पीडीएफ नाम से। पीडीएफ कहाँ डलेगी? ऐप पे डलेगी। ऐप में कहाँ पे? फ्री पीडीएफ नाम से ऐसे आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, आपको PYQ सीरीज नाम से, अभी बनाया नहीं है मैंने फोल्डर, क्लास के बाद बना दूंगा, ठीक है। क्लास के बाद फोल्डर बना दूंगा। जैसे ही लाइव सेशन खत्म हुआ करेगा, उसके 2 घंटे के बाद वहां पे पीडीएफ डल जाया करेगी। डल तो वैसे 10-15 मिनट में ही जाया करेगी, लेकिन कोई कुछ सर्कमस्टांसेस हो गए, कुछ नहीं चला, मैं कहीं बिजी हूँ XYZ, तो 2-1 घंटे के अंदर डल जाया करेगी। अच्छा, एक और नई बात बताता हूँ आपको। सर पीडीएफ कैसी दोगे? सर ऐसी वाली पीडीएफ दोगे क्या जिसमें आपने लिख भी रखा है, आंसर भी लिख रखा है? सर वो वाली पीडीएफ मत देना सर, उसमें ना मतलब लास्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो पहले ही आंसर दिख जाता। सर ऐसी पीडीएफ देना जिसमें आंसर लास्ट में हो, ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें, है ना। कंसाइज पीडीएफ हो सर, वो छोटा छोटा लिखा हो, प्रिंट भी निकलवा सकें। तो हाँ बच्चे, वैसी पीडीएफ भी मिल जाएगी। सर ये जो एनोटेशन वाली पीडीएफ होती है ना क्लास वाली, सर यही दे देना, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मुझे देख के याद भी आ जाएगा आपने ये पढ़ाया था, ये बताया था। तो हाँ जी, ये वाली भी दे देंगे। दोनों टाइप की पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। जो पीडीएफ 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 चलाने वाले हैं, अब छाती को तुम्हारी थोड़ी ठंडक पड़ गई होगी, पीडीएफ मिल जाएगी, दोनों टाइप की पीडीएफ मिल जाएगी, ऐप पे मिलेगी, शांति रखना। अब पीडीएफ पीडीएफ वाली कृपया भड़क न दें, ठीक। नेक्स्ट बात, ऐप पे जाओगे तो कुछ और थोड़ा फायदा भी होगा। वहां पे फ्री वोकैब नाम से एक आइकन और दिखेगा, उसमें आपको 2021, 22, 23, 24 के मोस्टली सारे एग्जाम्स की CGL, CPO, स्टेनो, CHSL, CDS वगैरह सारे एग्जाम की आपको वोकैब क्विज की फॉर्म में डली हुई मिलेगी, ठीक है। ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या ना, देखो इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं हो सकती। अब जैसे मैंने इस वीडियो के नीचे जो वीडियो डाली थी कि सीरीज शुरू करने वाले हैं, उसमें कोई कह रहा है सर पहले थ्योरी पढ़ाओ ग्रामर की, कोई कह रहा है पहले चैप्टर वाइज एरर कराओ, कोई कुछ कह रहा है। मतलब डिमांड्स तो देखो कभी खत्म नहीं हो सकती। ऑब्वियस बात है, इस सीरीज का नाम क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज, यही नाम है इसका। तो थ्योरी क्लासेस तो इसमें ऑब्वियस बात है कि नहीं हो सकती, है ना। लेकिन फिर भी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको बता देता हूँ। जिसको भाई ग्रामर की थ्योरी पढ़नी है, वो या तो मेरे यूट्यूब पे एक पूरा बैच था, है ना, फ्री कंप्लीट इंग्लिश नाम से ऐसा कुछ, तो उससे ग्रामर पढ़ सकता है। या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे ना, एक तो ये चैनल्स की ना प्लेलिस्ट में जाने की आदत डालो थोड़ी, क्योंकि चैनल्स पे जब बहुत सारी वीडियो हो जाती है ना तो कंटेंट मिलता नहीं है। सिर्फ मैं मेरे चैनल की बात नहीं कर रहा, आपको जिस भी टीचर का कंटेंट पसंद है, कोशिश करो थोड़ी आदत डालो कि उस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाने की। जैसे चैनल खोलते हो तो लिखा होता ना होम, वीडियोस, पोस्ट, कम्युनिटी, ऐसे करके लिखा होता ना। प्लेलिस्ट पे जाने की आदत डालो, वहां पे आपका काफी फायदा होगा, सिक्वेंशियल मैनर में आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो वहां पे आपको एक पीडीएफ दिखेगी 100 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। जिसने नहीं देखी है भाई, बहुत अच्छा कंटेंट है, देख सकते हो। वो जो सीरीज चला करती थी ना, सब टीचर्स की आती थी 100 गोल्डन रूल्स, ये वो, मैंने अपनी का नाम थोड़ा 100 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रखा है, क्योंकि मैंने रूल रटवाए नहीं है, समझाए हैं और एग्जाम्पल भी दिए साथ में, ठीक है। इसके अलावा वहीं पे प्लेलिस्ट में ही एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नाम से भी एक बैच टाइप का है, उसमें भी मेरे ख्याल 20, 25, 30 वीडियोस होंगी। जिनको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी वहां से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब, ये जो आप मेरे से डिमांड कर रहे हो ना ग्रामर की थ्योरी पढ़ा दो,
यहाँ से कर लो भैया, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा दो, यहाँ से कर लो भैया, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब कुछ कुछ मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। और भैया फिर तुम कहोगे यार ये तो अपना बैच बेचने की बातें कर रहा है, जिसको सब कुछ चाहिए, ग्रामर की थ्योरी भी पूरी डिटेल्ड, चैप्टर वाइज एरर, मिसलिनियस एरर, वोकैब की भी फोटो नेमेनिक्स वाली क्लास, ये वो, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, प्री के मॉक टेस्ट, मेंस के मॉक टेस्ट, सर अपना पर्सनल नंबर भी दे दो आप मुझे डाउट के लिए। फिर भैया सब कुछ चाहिए तो फिर पेड बैच लेना पड़ेगा, फाउंडेशन बैच ले सकते हो, जो अफोर्ड कर सकता है बिल्कुल लेना चाहिए। एक एक रुपया वसूल होगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, घूमना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। जो नहीं अफोर्ड कर सकते भाई जिंदाबाद फिर। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर मॉक टाइप की प्रैक्टिस करा दो, ऐसे जैसे आप ना एक क्लास में सारे एरर मत कराना, थोड़े से एरर करा दिए, थोड़ा क्लोज टेस्ट पैरा जंबल करा दिया, लास्ट में 5 वोकैब के सवाल भी ले लिए, टेंशन मतलब ऐसा भी करेंगे। पहले कुछ लंबी लंबी क्लासेस करेंगे जैसे एरर की, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, क्लोज टेस्ट की, उसके बाद जब पेपर पास आने वाला होगा तो लास्ट के 10-15 क्लासेस इस टाइप की भी लेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं सोच रहा हूं जैसे कुछ टेस्ट सीरीज हैं, जैसे द पंडित्स हो गए, और भी टेस्ट सीरीज काफी जो फेमस चल रही हैं, उनके जो लाइव मॉक्स वगैरह होते हैं उनका मॉक मैं आपको सॉल्यूशन करा दूं ताकि आपकी ये वाली इच्छा भी पूरी हो जाए। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें वो हैं जो आप चाहते हो, ये भी करा दो, ये भी करा दो, ये भी करा दो, तो उसके कुछ 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 ऑल्टरनेटिव्स ये है, ठीक है। अच्छा जी, एरर प्रो वोकैब प्रो, मेरी 2 किताबें आया करती थी भाई, एक एरर प्रो नाम से, एक वोकैब प्रो नाम से। सोचा तो मैंने ये था कि भैया इसको 3 महीने के लिए डिसकंटिन्यू करके फिर इसका नया वर्जन लेके आऊंगा, क्योंकि होता क्या है, मतलब किताब चल रही है, एकदम से नया वर्जन लॉन्च कर दो तो फिर बच्चे लिखते हैं सर मैंने कल ही ली है, परसों ही ली है, 5 दिन पहले ली है, मेरे साथ तो धोखा हो गया, सर प्लीज मेरे पैसे वापस दे दो, मैं तो कंगाल हो गया, रोड पे आ गया, बनियान फाड़ लूंगा। उस चक्कर में फिर मैंने क्या किया, मैं क्या भाई 3 महीने इसको बंद करते हैं, 3 महीने बाद नया वर्जन निकाल लेंगे। अब मुझे क्या पता था ये मेरे को मेडिकल इश्यूज हो जाएंगे 7-8 महीने से, तो चाहेगा कब तक नहीं उठा पा रहा था मैं अपना, ठीक है। तो इस पे काम हो ही नहीं पाया। अब वापस थोड़ा सा ठीक हो रहा हूं, 100% तो अभी भी हाथ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन अब पहले के मुकाबले काफी बेहतर हूं, तो अब इन पे दोबारा काम चालू करूंगा। मैंने पिछली बार अपने आप से वादा किया था जब तक मेरे हाथ में किताब प्रिंट होकर नहीं आएगी मैं अपने मुंह से किताब का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि क्लास नोट्स के टाइम पे बहुत तंग किया बच्चों ने भाई, बहुत तंग किया। मैं फिर बता रहा हूं एरर प्रो पे मैं काम कर रहा हूं, 4-5 महीने लगेंगे भाई, बिल्कुल मेरी तरफ से खुली छूट है, कोई और किताब ले लो, बिल्कुल कोई और किताब ले लो, बस मुझे तंग मत करना, एरर प्रो कब आएगी कब आएगी कब आएगी, जब आएगी तब आएगी, ठीक है। कोई और किताब ले लो, वो कैब प्रो कब आएगी, 2 साल बाद आएगी, ठीक है, बिल्कुल इंतजार मत करो, कोई और किताब ले लो, भड़क मत करो बस, ठीक। चलो जी, तो ये थी आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन, ये सारी बातें आप लोगों को बता दी गई हैं। पीडीएफ मेरी ऐप पे मिलेगी, अमन सर इंग्लिश नाम से ऐप है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कमेंट में भी लिंक पिंड है। फ्री पीडीएफ नाम से उस पर आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके एक फोल्डर बना दूंगा, अभी बनाया नहीं है, बना दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज नाम से, तो उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी क्लास की, एनोटेशन वाली भी मिल जाएगी, दूसरी प्रिंटेबल टाइप की मिल जाएगी, दोनों टाइप की पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। और ये सारी बातें कुछ कुछ आपके लिए समाधान है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं फाउंडेशन बैच लीजिए, एक ही बार काम खत्म, बात ही खत्म। उसके अलावा जिंदगी में कोई बैच, कोई बुक, कोई पीडीएफ कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में सफिशिएंट है। आ जाओ जी, तो करते हैं जी अपनी आज की क्लास की शुरुआत। जल्दी सी 1 से 25 तक नंबर डालो, कॉपी उठाओ, 1 से 25 तक नंबर डालो, ताकि लास्ट में देख सके ना कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, है ना। जैसे जैसे देखूंगा मैं कितनी स्पीड में क्या चल रहा है, कैसे क्या पढ़ा पा रहा हूँ, बहुत टाइम, मैं भी लाइव क्लास बहुत टाइम बाद ले रहा हूँ, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा भी देंगे बाद में, अभी एक बार शुरुआत करके देखते हैं, ठीक है। 1 से 25 तक नंबर डालो जल्दी से। और जब भी आपको लगे कि मैं किसी कमेंट से इरिटेट हो रहा हूं, ठीक है, जब भी आपको लगे ना, जैसे अभी एक बच्चा बार बार लगा हुआ है पोल करा दो, पोल करा दो, है ना, ऐसे वाले जो कीटाणु टाइप के लोग आएंगे, स्पैमर तकड़े वाले, तो जब भी आपको लगे ना कि मैं इरिटेट हो रहा हूं ऐसे लोगों से बहुत, तो फिर मैसेज टाइप करने लग जाना, सर आपने बोला था कि मैं इग्नोर करूंगा, या आपने बोला था सर मुझे याद करा देना कि इनको इग्नोर करना है, ठीक है, ताकि वो गुस्सा कई बार कंटिन्यू कंटिन्यू होता चला जाता है, फिर बिना मतलब माहौल खराब हो जाता है क्लास का। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि ऐसे लोगों को इग्नोर करूं, जो पढ़ने आए अपना पढ़ो बस, ठीक है।
जल्दी से 1 से 25 तक नंबर डालो भाई, लास्ट 1 मिनट है आपके पास, फिर क्लास शुरू कर रहे हैं। लास्ट 1 मिनट है आपके पास, ये आज बताया, बस इसके बाद दोबारा बात नहीं करूंगा मैं इस चीज के बारे में। आगे से सीधा बस वीडियो ऑन करते ही 2 मिनट के अंदर अंदर क्लास शुरू हो जाया करेगी आपकी। कोई शेरो शायरी नहीं, कोई आपका स्वागत है, कोई अंकिता कैसी हो, अंकित भाई वेल डन, इस टाइप की कोई बकवास नहीं। रोज क्लास शुरू हुआ करेगी टाइम से, रोज का मतलब ऑल्टरनेट डे, मंडे वेंसडे फ्राइडे। करें शुरू, 1 से 25 तक नंबर डालिए। चलो, लेके राम जी का नाम करते हैं शुरुआत। बोलो बजरंग बली की जय। अब आपको क्या करना है, स्लाइड पे क्वेश्चन दिख गए, सोचो क्या गलती है, फिर मैं डिस्कस करूंगा। दोनों के बारे में सोच लो, ऐसा नहीं कि अभी पहले सोचोगे फिर दूसरा सोचोगे, दोनों के लिए टाइम दिया, ये दोनों का आंसर सोचो। चलो जी, आ जाओ। रमेश लिक्ड हनी एंड सेड दैट इट टेस्टेड स्वीटली। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि रमेश ने हनी को चाटा और कहा कि ये मीठा है या इसका स्वाद मीठा है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं रमेश लिक्ड हनी, अगर वैसे तोड़ने की कोई जरूरत है नहीं, और प्रैक्टिस करते समय मैंने आपको बता रखा जबरदस्ती का ऐसे सब्जेक्ट वर्ब वो समझने के लिए होता है, यहाँ पे तोड़ने की जरूरत है नहीं। और जब भी कुछ ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएगा तो मैं अपने आप ही बता दूंगा। ठीक है, हालांकि इसमें आपको दिख रहा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंजंक्शन लगी, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट रमेश ही है, उसके बाद सेड के लगा के, या सेड का जो ऑब्जेक्ट है वो दैट के आगे का पूरा एक क्लॉज है। अब यहाँ पे इट आया है हनी के लिए, है ना, रमेश ने हनी चाटा और कहा कि यह मीठा है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है भाई वो ये है, इस टेस्ट वर्ब से रिलेटेड आपने वर्ब चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लिंकिंग वर्ब, है ना। जनरली तो बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि अमन इज रूड, अमन इज रूड, अमन रूड है, तो इसमें कोई एक्शन थोड़ी हुआ, बस किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो अमन सब्जेक्ट हो जाता है, इज लिंकिंग वर्ब हो गई, और ये जो रूड एडजेक्टिव है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है ना। ऐसी वर्ब जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, बस किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, वो लिंकिंग वर्ब की श्रेणी में आती है। फिर मैंने आपको बताया था कि बी की फॉर्म के अलावा और भी लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर सकते हैं, कुछ और वर्ब भी होती है ना, बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, फील, स्मेल, टेस्ट, इस टाइप की वर्ब भी लिंकिंग वर्ब की तरह से कार्य कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप इसमें भी देखोगे तो कोई काम नहीं हुआ, बस बताया जा रहा है शहद का स्वाद मीठा है, इट टेस्टेड स्वीट का मतलब बन जाएगा शहद का स्वाद मीठा है। एडवर्ब तो तब लगती है ना जब कोई वर्ब ऐसी हो जिसके अंदर कोई एक्शन हो रहा हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अगर ये टेस्ट वर्ब जो है इसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा और ये लिंकिंग वर्ब की तरह से अगर काम कर रही है तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब तो आएगी नहीं। तो इसका मतलब यहां पे आपको स्वीटली को हटाकर स्वीट एडजेक्टिव का यूज करना चाहिए था, जो कि आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। एक बार शॉर्ट में फिर से बता रहा हूं क्या एरर था इसके अंदर। इसके अंदर एरर भाई ये था, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता और एडवर्ब जो होते हैं स्वीट एडजेक्टिव है, स्वीटली एडवर्ब है ना, एलवाई वाले जनरली एडवर्ब होते हैं, हमेशा नहीं लेकिन आमतौर से। तो टेस्ट एक ऐसी वर्ब है इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं लगाए जाएंगे, एडजेक्टिव लगाए जाएंगे। क्लियर हो गया? ये बिल्कुल वही बात है, ही इज हैप्पीली नहीं लिखोगे, ही इज हैप्पी लिखोगे, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगाए जाते हैं ना कि एडवर्ब। ठीक, इसलिए यहां पे स्वीटली के जगह पर स्वीट आएगा।
अगले की बात करें, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू लाइक हर, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू लाइक हर बिकॉज शी हैज अ जेनरस नेचर। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि तुम उसे पसंद करते हो, मैं ये समझता हूं कि तुम उसे पसंद करते हो क्योंकि उसका एक जेनरस नेचर है। ठीक है, अब जरा समझना यहां पे, ये कॉन्सेप्ट है जी स्टेटिव वर्ब का, ये कॉन्सेप्ट है स्टेटिव वर्ब का। आपने वर्ब चैप्टर के अंदर ऐसी वर्ब आपको पढ़ाई गई थी बेसिकली जिनके अंदर कोई टाइम कंज्यूम नहीं होता, ऐसे ही जैसे ये वाला ही एग्जांपल था, है ना। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हनी इज टेस्टिंग स्वीट, हनी इज टेस्टिंग स्वीट, ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक्शन कंज्यूम होगा, फैक्ट बता रहे हो आप, हनी मीठा होता है, हाँ कि ना। ऐसे एक्शन जिनके अंदर टाइम कंज्यूम नहीं होता। मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था कि द हिंदूज आर कंसीडरिंग द गंगा होली रिवर, हिंदू जो हैं वो गंगा को होली रिवर मानते हैं। अब ये तो फैक्ट है, इसमें कोई टाइम कंज्यूम थोड़ी हो रहा है, तो आर कंसीडरिंग की जगह कंसीडर लिखना पड़ रहा था। ऐसी वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स, ऐसी वर्ब जिनके अंदर टाइम कंज्यूम नहीं होता। ऑब्वियस बात है, जब टाइम कंज्यूम नहीं होता तो कोई एक्शन कंटिन्यूटी में है ही नहीं, जब एक्शन कंटिन्यूटी में है ही नहीं तो फिर आईएनजी फॉर्म आएगी नहीं। किसी भी वर्ब को कॉन्टिन्यूस टेंस में लगाने का मतलब क्या है कि वो एक्शन चल रहा है। अगर मैं कहूं आई एम प्लेइंग में खेल रहा हूं, आई एम ईटिंग में खा रहा हूं, आई एम स्लीपिंग में सो रहा हूं, कोई काम चल रहा होगा, उसमें टाइम लगेगा, तभी तो उसको कॉन्टिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं। अगर उसमें टाइम ही नहीं लग रहा, वो एक्शन ही ऐसा है कि उसमें टाइम कंज्यूम होता ही नहीं, है ना, तो उस केस में क्या आईएनजी फॉर्म में उस वर्ब को लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो इसका मतलब यहां पर आई एम अंडरस्टैंडिंग यानी कॉन्टिन्यूस टेंस ना लगा के आपको सिंपली लिखना चाहिए था आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं। अब मेरा यहां पे आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आई अंडरस्टैंड ये आपने लिखा, ये वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट आ गया। यू लाइक हर, तुम उसे पसंद करते हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक क्लॉज ही हो गया। बिकॉज कंजंक्शन लगी, शी हैज अ जेनरस नेचर। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं, एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज इसके आगे से ये वाला है, ठीक है, और एक क्लॉज शुरू में था क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब से क्लॉज बन जाता है, इतनी बात है ना। तो एक क्लॉज वो वाला था। तो अगर ये तीन क्लॉज हो गए, अगर ये तीन क्लॉज हो गए तो इसमें कंजंक्शन कहां है? एक तो ये रही बिकॉज, तीन क्लॉज के लिए दो कंजंक्शन चाहिए ना, तीन क्लॉज के लिए दो कंजंक्शन चाहिए, वो दूसरी कंजंक्शन कहां है? हाँ जी, सवाल समझ में आया? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये तो एरर की बात हो गई कि एरर तो इसके अंदर ये है कि एम अंडरस्टैंडिंग की जगह पे अंडरस्टैंड आएगा। और वो क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे स्टेटिव वर्ब है, ये कह रहा है कि मैं समझता हूं, या इस टाइप से कह लो कि मुझे पता है। जैसे आप ये नहीं लिखोगे आई एम नोइंग दैट रोहित लव्स हर, ये नहीं लिखोगे आप, आई नो लिखोगे, क्योंकि नो कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है, मैं जानता हूं, है ना। अगर अंडरस्टैंड में भी आपको कॉन्टिन्यूटी वाली फील देनी होती है तो पता क्या करते हो? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं कोशिश कर रहा हूं समझने की, ट्राई से बनाना पड़ता है वो, अंडरस्टैंड को नहीं लिखोगे आईएनजी में। एरर तो आपको समझ में आ गया। अब मैंने पूछा कि यहां पे अगर तीन क्लॉज हैं तो एक ही कंजंक्शन क्यों है, दूसरी कंजंक्शन कहां गई? तो उसका जवाब ये है जी, यहां पर दैट कंजंक्शन अंडरस्टूड हुई है। ये कंजंक्शन होती है दैट, इसका मतलब होता है कि दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और एक सिंपल कंजंक्शन भी होती है। अब इतनी ग्रामर की एक्सपेक्टेशन मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपने कोर्स किया तो पढ़ी होगी कि दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है और दैट जो सिर्फ कंजंक्शन होता है, दोनों में फर्क होता है। रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन होते हैं, वो प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों काम करते हैं, ये सिर्फ कंजंक्शन का काम करता है। और इसकी पहचान ये होती है कि इसकी हिंदी उस टाइम पे होती है की, मैं समझता हूं की। तो जब ये की वाला जो दैट होता है, जिसकी हिंदी की निकल रही हो ना, ऐसा वाला जो दैट होता है उसको अंडरस्टूड किया जा सकता है। यानी अगर यहां पे मैं दैट लिख दूं तो भी ठीक है, ना लिख दूं तो भी ठीक है। एरर नहीं है कोई कि अगर हटा दो तो एरर है या लिखा हो तो एरर है, लिख दो तो भी अच्छी बात है, ना लिख दो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट यू लाइक हर और आई अंडरस्टैंड यू लाइक हर दोनों एक ही बातें हैं। क्लियर होगी इतनी बात? तो दोनों के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। एक ही एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि बहुत बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि कंजंक्शन तो है नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन होती है कि वहां पे एक की वाला जो दैट है ये अंडरस्टूड हुआ होता है। अंडरस्टूड नहीं लिखूंगा वरना परेशान हो जाएंगे कई बच्चे
कि अंडरस्टैंड बताया था कि अंडरस्टूड बताया था, है ना। ठीक है, चलो जी, इसको देखिए अब जरा। कोशिश करो बच्चे जो कमेंट करे ना ABCD मत लिखा करो, ठीक है, तुक्के नहीं मारने हमें, ये गलती है, इसकी जगह ये आएगा, ये लिखा करो, ABCD मत लिखा करो। ये वही बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर एरर तो हो जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते पता है? एरर में तो आप अटपटा सा देख के तुक्का बिड़ा देते हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट उसी बच्चे का ठीक होता है जिसको क्लैरिटी से ये पता हो कि यहां पे ये गलती है और ये ऐसे ठीक होगी। ठीक है, तो ये जो ABCD वाली आप लोगों की आदत है ना, अटपटा सा लगा बोल देता हूं, इससे बचो। नहीं आता तो छोड़ दो, लेकिन जब भी आप अपने मुंह से जवाब निकालें तो आपको क्रिस्टल क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि यहां पे क्या गलती है और वो कैसे ठीक होगी। हाँ जी, वी एंजॉयड लंच ही गेव अस। ठीक है, हमने लंच एंजॉय किया जो उसने हमें दिया था। ठीक, अब इसके अंदर जो एरर है वो ये है भैया कि यहां पे जो लंच है ये एक स्पेसिफिक लंच की बात हो रही है कि हमने उस लंच को एंजॉय किया। कौन सा लंच? जो उसने हमें दिया था। हमने लंच एंजॉय किया, कौन सा लंच? जो उसने हमें दिया था। तो ये लंच यहां पर स्पेसिफिक लंच हो गया। ठीक है, जनरली वैसे लंच ब्रेकफास्ट डिनर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूं। द लंच, अ लंच, ऐसा कुछ नहीं आता। लंच ब्रेकफास्ट डिनर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, बशर्ते उसको स्पेसिफिक ना किया गया। अगर ऐसे स्पेसिफिक कर दिया गया तो इसका मतलब यहां पर द आर्टिकल आएगा। अब ये तो थी एरर की बात। ठीक है, अब यहां पे दो बातें मैं आपको और एक्स्ट्रा बता रहा हूं, और कोशिश मेरी यही रहेगी जिस भी सेंटेंस के अंदर आपके कोई और डाउट हो सकता है या आपके मन में कोई और बात आ सकती है तो वो आपके पूछने से पहले मैं खुद ही क्लियर कर दूं। ठीक है, जो बेसिकली मेरे पढ़ाने का तरीका। वी एंजॉयड लंच। अब काफी बच्चे होते हैं उन्होंने रट्टे बिठा रखे होते भयंकर। सर एंजॉय के बाद तो रिफ्लेक्सिव आता है ना, सर एंजॉय के बाद तो रिफ्लेक्सिव आता है ना। एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आता है, क्यों आता है, ये जाना तुमने? एंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से काम करती है और उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर ऑब्जेक्ट ना मिले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज एन ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखता वी एंजॉयड एट द पार्टी, अगर मान लीजिए कि मैं सेंटेंस ऐसा लिख देता वी एंजॉयड एट द पार्टी, है ना, तो ऑब्वियस बात है कि यहां पे ये एट प्रीपोजिशन है और पार्टी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इस एंजॉयड वर्ब को तो ऑब्जेक्ट मिला नहीं और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। उस केस में आपको इसको ऑब्जेक्ट देने के लिए एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है। हाँ के ना, यहां पे आरसेल्स लिखना पड़ जाता है आपको, है ना। कारण क्या है, क्यों आया आरसेल्स? इसलिए आया क्योंकि एंजॉय वर्ब ट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, फिलहाल ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देके ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक, यहां पे ऑब्जेक्ट है पहले से, ये दिख नहीं रहा क्या लंच तुम्हें लिखा? वी सब्जेक्ट है, एंजॉयड वर्ब है, लंच इसका ऑब्जेक्ट है। अगर लंच पहले से ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, अगर लंच इस वर्ब को ऑब्जेक्ट पहले से मिला हुआ है तो क्या अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहला तो कॉन्सेप्ट अपन ने ये सीख लिया। ठीक है जी, दूसरा ही गेव अस। अब फिर से मेरा वही सवाल कि वी एंजॉयड द लंच एक क्लॉज हो गया, ही गेव अस दूसरा क्लॉज हो गया, दो क्लॉज हो गया ना। ये कंजंक्शन कहां है? ये जो दो क्लॉज हैं इसमें कंजंक्शन कहां है? यहां तो वो की वाला फंडा भी नहीं है। वी एंजॉयड द लंच की, हमने लंच एंजॉय किया था की वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है यार। तो यहां पे वो कंजंक्शन कहां गई, कहां उड़ गई वो? ये वाला डाउट मेरे पास, जैसे वो जो अपना पेड बैच में पर्सनल डाउट नंबर मिलता है ना, तो वहां पे ये वाला जो बहुत बच्चे मेरे को मैसेज कर चुके हैं बार बार बार, सर कुछ आना चाहिए था ना बीच में, सर कुछ आना चाहिए था ना, सर बीच में कुछ आएगा ना, ऐसे कैसे लिख दिया ये? तो क्या फंडा है ये?
क्या होना चाहिए था यहां पे? तो ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा आपको, रिलेटिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा हो, रिलेटिव प्रोनाउन अगर, ऑब्वियस बात है रिलेटिव प्रोनाउन जब बीच में लगेगा तो इस क्लॉज के लिए लगाया जाता है, वो रेफर तो लंच को करेगा लेकिन उसका लेना देना इस क्लॉज से होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो इस क्लॉज में बन रहा होता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आगे आने वाले क्लॉज में ऑब्जेक्ट की तरह से काम करे, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आगे आने वाले क्लॉज में ऑब्जेक्ट की तरह से काम करे तो उसको ओमिट किया जा सकता है, ओमिटेबल। जरूरी नहीं ओमिट करना ही करना है, ओमिटेबल है मतलब ओमिट कर सकते हो। यानी फिर वही बात कि यहां पे एक दैट अंडरस्टूड हुआ है, लिख देते तो भी ठीक था, वी एंजॉयड द लंच दैट ही गेव अस, ये भी ठीक है, और वी एंजॉयड द लंच ही गेव अस। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, अब इस दैट में और उस दैट में फर्क है। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी हिंदी होती है जो, इसकी हिंदी होती है जो और उसकी हिंदी होती है की। तो ध्यान रखना, ये दैट जो शब्द है ये अंडरस्टूड किया जा सकता है, दैट शब्द अंडरस्टूड किया जा सकता है किस केस में? अगर उसकी हिंदी निकल रही हो की तो ये सिंपल कंजंक्शन होता है, तब इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। और जब इसकी हिंदी निकल रही हो जो, लेकिन उस केस में ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। दो केस में ये जो दैट शब्द है ये अंडरस्टूड किया जा सकता है, एक तो जब इसकी हिंदी की निकल रही हो तब ये सिर्फ कंजंक्शन होता तब, और जब इसकी हिंदी निकल रही हो जो, और उस केस में ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट ना हो कहीं। ध्यान रखना इस बात का, ऑब्जेक्ट हो तब इसको अंडरस्टूड किया जा सकता है। क्लियर होगी इतनी बात? वी एंजॉयड द लंच विच ही गेव अस भी लिख सकते हैं, दैट ही गेव अस भी लिख सकते हैं, दोनों रिलेटिव प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं यहां पे, विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, और दोनों को ओमिट किया जा सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी ऑब्जेक्ट बनते हैं तो उनको ओमिट किया जा सकता है। अब कुछ और चतुर बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छी खासी मेहनत कर रखी ग्रामर पे, वो ये बोलेंगे कि सर रिलेटिव प्रोनाउन ना, आपने बोला ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, आपने बोला ऑब्जेक्ट बन रहा है इसलिए इसको हटाया आपने, तो मेरा सवाल ये है कि ही सब्जेक्ट है, गे वर्ब है, अस तो पहले से ऑब्जेक्ट आ चुका। रिलेटिव प्रोनाउन आगे के क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से एक काम तो करता है ना सर, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो दोनों चीजें आ गई, हाँ कि ना? अगर ये दोनों चीजें आ गई तो भैया यहां पे दैट ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है सर? कौन देगा इस सवाल का जवाब? इस सवाल का जवाब कौन देगा? सर फ्री बैच और पेड बैच में डिफरेंस क्या है? कॉमन सेंस लगाइए बच्चे। अगर मैं किसी से बिना पैसे लिए ऐसा पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैंने किसी से पैसे ले लिए तो क्या कंटेंट देता हूंगा और कितना बढ़िया पढ़ाता हूंगा, है ना? ऑब्वियस बात है बच्चे, मुझे भी अपना घर चलाना है तो पेड बैच निकालना पड़ेगा, और उस पेड बैच की फीस को जस्टिफाई करने के लिए उस लेवल का कंटेंट देना पड़ेगा, उस लेवल की सर्विसेज देनी पड़ेंगी। वहां पे कोर्स और डिटेल्ड होता है, चीजें और ज्यादा होती हैं, पर्सनल डाउट नंबर मिलता है। सिंपल, अफोर्ड कर सकते हो बेस्ट है, वो लो, चक्कर खत्म एक ही बार में। नहीं कर सकते चुपचाप पढ़ो, फिर बकैती मत करो। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, दिल खुश कर दिया तुमने। वी एंजॉयड द लंच, हमने लंच एंजॉय किया था जो उसने हमें दिया था। यहां पे गेव के पास अस ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि ये दैट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि गिव होती है जी डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जो दो दो ऑब्जेक्ट रख सके, ऐसी वर्ब जो दो दो ऑब्जेक्ट रख सके। ये जो अस है जी, ये है जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो दैट है ये बनेगा जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई मेरी बात समझ में? तो एरर तो बस इतना ही था कि लंच से पहले द आएगा, क्योंकि ये लंच स्पेसिफिक हो गया ये लिखने से। इस लंच को, ये जो नाउन था इसको स्पेसिफिक किया गया है, कौन सा लंच? जो उसने हमें दिया था। लेकिन उसके अलावा हमने दो कॉन्सेप्ट और जाने। एंजॉय के बाद यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि पहले से इसको ऑब्जेक्ट मिल चुका है। दूसरी बात, यहाँ ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड हुआ है। क्यों अंडरस्टूड हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन जब भी अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट का काम करे तो वो ओमिट किया जा सकता है। ठीक है जी।
फिर हमने तीसरी बात जानी कि एक वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी रिलेटिव प्रोनाउन लगा पा रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि ये वर्ब डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए। क्लियर होगी इतनी बात? चलो जी, अब इसको करके दिखाओ जरा। हाँ जी, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, ठीक है। अभी अगर आपने थोड़ी बेसिक ग्रामर आपने पढ़ रखी है तो आपको दो बातें नजर आ रही होंगी। एक तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ऑब्वियस, ठीक है, इसकी भी इज भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ऐसे इज भी आपको जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो वो भी एक्स्ट्रा बात बता दूंगा। यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, जो वर्ड है ऑब्वियस, ऑब्वियस आंसर ये है जी इसका, ऑब्वियस सॉल्यूशन ये है जी, ऑब्वियस चॉइस ये होगी। तो ये ऑब्वियस वर्ड क्या काम कर रहा है? नाउन के साथ लग रहा है हर बार, एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। ऑब्वियस चॉइस, ऑब्वियस सॉल्यूशन, ऑब्वियस आंसर, हाँ के ना, एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है ना। ऑब्वियसली एडवर्ब हो जाएगा, ऑब्वियस एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अगर ये एडजेक्टिव है और इसके आगे कोई और नाउन तो आ नहीं रहा, दैट लगा के अगला क्लॉज शुरू हो गया ना, दैट लगा के अगला क्लॉज शुरू हो गया, तो ऑब्वियस के आगे कोई और नाउन तो है नहीं। तो फिर ये आर्टिकल क्या कर रहा है यहां पे? अगर मैं आपसे कहूं अमन इज रूड, ठीक है, अमन सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गया, और ये जो रूड है ये एक एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। ये इज लिंकिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ऐसा ही है। अब मुझे बताओ, क्या रूड से पहले मैं आर्टिकल ए लगा सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं अमन इज अ रूड? क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या अमन इज अ रूड? नहीं। वो तब लिख सकता हूं अगर यहां पे पर्सन भी लिखा हो, अमन इज अ रूड पर्सन, ऐसा लिखा हो तभी लिख सकता हूं ना। क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं, जो ए एन दा जब भी लगते हैं तो नाउन का होना जरूरी है, बिना नाउन के नहीं आ पाएंगे ये। मेरी बात आई समझ में? अकेले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का क्या काम? सेम वही दिक्कत यहां पे, जो ऑब्वियस है ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो फिर आर्टिकल का क्या काम? आ रही बात समझ में? तो इसमें भी आर्टिकल है, इसमें भी आर्टिकल है, इसमें भी आर्टिकल है, यानी ये तीनों गलत हो गए। और ध्यान रखिएगा, ये जो अकेला एडजेक्टिव आ सकता है ना, अकेला एडजेक्टिव जनरली सिर्फ लिंकिंग वर्ब के बाद ही आ सकता है। अकेला एडजेक्टिव ऐसे बिना नाउन के अकेला एडजेक्टिव सिर्फ लिंकिंग वर्ब के केस में लिखा जा सकता है। और वो भी क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, ये इस वर्ड को रेफर कर रहा होता है, इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही इसको रेफर कर देता है, इसलिए यहां पर ये बिना नाउन के लिखा जा सकता है। चलिए इसको करिए। बहुत बढ़िया।
अब ये बेसिकली कोई मुश्किल सवाल नहीं है, जैसे अपनी सीरीज में मैंने बोला था कि बढ़िया सवाल करेंगे, पीछे के 3-4 आपने देखे होंगे अच्छे सवाल थे। अब ये कोई मुश्किल कैटेगरी का सवाल नहीं है, लेकिन ये मैंने डाला इसलिए है क्योंकि बहुत रिपीट होता है। इस कॉन्सेप्ट को छोड़ना तो मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ी है। 10th चैप्टर में अगर आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे तो मैक्सिमम 10th चैप्टर के अगर मैं कहूं कि टोटल अगर सवाल आए हैं आज तक 100, तो 100 में से 80 इस कॉन्सेप्ट पे आपको नजर आएंगे। आपने पढ़ रखा होगा सिंस या फॉर के साथ जब टाइम दिया हो, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं 2022 से काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं उसके साथ 2022 से, तो इसका मतलब क्या हो, हिंदी, जब बच्चा ना हिंदी से करता है काम कर रहा हूं, वर्किंग, एम वर्किंग, ठीक तो है सर, अरे 2022 से काम कर रहा हूं। फिर ये जो तब से अब तक, ये वाला फैक्टर कहां चला गया। जब आप लिखते हो मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं खा रहा हूं, उसमें तो करंट सिचुएशन की बात होती है ना, कि अभी चल रहा है, मैं खा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ऐसे ही होता है ना। तब से अब तक ये काम चल रहा है, ये सेंस कैसे आएगी, ये तो तभी आ सकती है ना जब कॉन्टिन्यूअस भी लिखूं और तब से अब तक, ये तक वाली फीलिंग देने के लिए, काम खत्म होने की सेंस देने के लिए परफेक्शन भी लगाऊं, है ना। तब से अब तक, ये जो तक वाली फीलिंग है ये तो परफेक्ट टेंस लगाने से आएगी, और काम चल भी रहा है तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना पड़ेगा। इसलिए यहां पे आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा। तो एम वर्किंग की जगह पे आप यहां पे लिखेंगे आई हैव बीन वर्किंग। मैं 2022 से उसके साथ काम कर रहा हूं, लेकिन आज भी मैं सक्षम नहीं हूं उसके मोटिव्स को समझने में। द ड्राइड रेजिन्स हैव एन इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमंस एज वेल एज फ्लोरा एंड फोना। ये जो सूखे हुए रेजिन्स होते हैं, जैसे किशमिश समझते हो, किशमिश, मुनक्का, अंगूर को सुखा के बनाई जाती है ना, तो उसकी बात कर रहा है। ये जो सूखे हुए रेजिन्स होते हैं, इनका एक थोड़ा इंटॉक्सिकेट करने वाला, थोड़ा नशीला सा इस टाइप का इफेक्ट होता है ह्यूमंस के ऊपर भी और फ्लोरा एंड फोना के ऊपर भी, ठीक है। अब यहां पे 2 गलतियां हैं। एक तो यहां पे द आर्टिकल की जरूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर ड्राइड रेजिन्स की बात हो रही है क्या। जब भी कोई नाउन प्लूरल में लिखा जाए और वो जनरलाइज हो, अगर मैं कहूं बॉयज आर जनरली नॉटी, बॉय जो हैं वो शरारती होते हैं, ठीक है। गर्ल्स आर जनरली सेंसिबल, अगर मैं लिखूं तो क्या द गर्ल्स लिखना पड़ेगा, द बॉयज लिखना पड़ेगा, नहीं ना। जब एक नाउन को प्लूरल कर रखा है और उस केस में जनरलाइज सेंस की बात हो रही है, लेकिन अगर पर्टिकुलर कर दूं, द बॉयज ऑफ दिस क्लास, द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर वेरी स्टूडियस, अब द बॉयज आएगा। तो सिंपल सी बात है, जब एक नाउन को प्लूरल में कर दिया तो कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं, क्यों, रटने की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ। एन आर्टिकल तब आते हैं जब अगली चीज की संख्या 1 हो। अ बॉयज तो नहीं लिख सकते कभी, तो एन आर्टिकल तो आ नहीं सकता प्लूरल के साथ। द तब लगाते हैं जब उसको स्पेसिफिक करना हो, स्पेसिफिक है ही नहीं तो द क्यों आएगा। बेसिक कॉमन सेंस की बात है ना, कि यदि एक नाउन प्लूरल है तो एन तो आ नहीं सकता, द तब आएगा जब स्पेसिफिक हो और तब नहीं आएगा जब वो स्पेसिफिक ना हो। तो एक बात तो ये है कि यहां पे द आर्टिकल की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये कि रेजिन्स की स्पेलिंग भी गलत है। रेजिन्स में यहां पे आई आता है, ये ओ की जगह पे आई होना चाहिए था। तो अच्छी बात ये हुई कि ये दोनों एक ही पार्ट में थे, तो जिसने द आर्टिकल वाली गलती सोची उसका भी काम हो गया, जिसने रेजिन की स्पेलिंग गलत सोची। आजकल ये हरकतें भी करने लगे हैं, ये आजकल ही एसएससी वाले ये टुच्ची हरकतें भी करने लगे हैं। पहले बैंक में होते थे इस टाइप के सवाल, ये भी लास्ट 1-2 साल से देखने को मिले हैं। स्पेलिंग की गलती कर देगा, अब बच्चा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट सोचता रहेगा, अरे ये गलती होगी, हैव में गलती होगी, इंटॉक्सिकेट आना होगा, इफेक्ट, वो और ही दिमाग लगा रहा है, और पता चले यहाँ स्पेलिंग ही गलत करे बैठे भाई। ये 2 साल से ही हरकतें करने लगे हैं ये वाली। अरे समझ में आ गया ना। एक तो कोई पर्टिकुलर रेजिन्स की बात नहीं हो रही। अब काफी बच्चे ना और ही विचित्र दुनिया में रहते हैं, वो पता क्या कहेंगे, सर रेजिन्स को स्पेसिफिक कर तो दिया ड्राइड लगा के, सूखे हुए रेजिन्स। सूखे हुए रेजिन्स दुनिया में एक ही जगह है, एक ही पैकेट है क्या। सारी दुनिया में जितने ड्राइड रेजिन्स हैं उन सबको रेफर किया जा रहा है, ये क्या यूनिक बात है इसमें। तो ऐसे में सोचा करो कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो फिर तो द आर्टिकल ही आएगा। एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ऑनेस्ट आदमी है ना, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो ऑनेस्ट आ गया मैन से पहले, फिर तो दा लिखना चाहिए। तुमने जो दिमाग लगाया कि नाउन से पहले जब एडजेक्टिव आ जाए तो फिर द आर्टिकल ही आता है, तो इस लॉजिक से तो यहां भी दा आना चाहिए।
तो समझा करो, ऐसा नहीं कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो लट गड़ गया कि अब तो द ही आएगा ना, आपको देखना है कि क्या वो नाउन स्पेसिफिक है। क्लियर होगी इतनी बात? तो यहां पे पहली बात तो द आर्टिकल नहीं आएगा और दूसरा रीजन की स्पेलिंग गलत है। हाँ जी, मिसेस मालती इज लिविंग लोनली इन एन अपार्टमेंट। मिसेस मालती अकेली रहती है एक अपार्टमेंट में। अब ये कॉन्सेप्ट है जी, कुछ ऐसे वर्ड जिसकी लास्ट में भले ही एल वाई आता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव होते हैं। मैनली एक एडवर्ब में पढ़ाया जाता है, कई बार एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा देते हैं कुछ लोग, मैं जनरली इसको एडवर्ब में पढ़ाता हूँ। मैनली, वुमेनली, गॉडली, डेडली, ये वर्ड्स आपने सुने, डेडली वेपन, तो डेडली वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना। गॉडली नेचर, ब्रदरली बिहेवियर, ये भले ही इनके लास्ट में एलवाई लगा हुआ लेकिन ये सारे शब्द एडजेक्टिव होते हैं। लोनली मैन, लोनली पर्सन, हाँ कि ना, तो लोनली तो एडजेक्टिव है और यहां पे मुझे क्या चाहिए था, एडजेक्टिव चाहिए था कि एडवर्ब चाहिए था। मिसेस मालती इज लिविंग, यहां पे वर्ब लगी हुई है ना, कोई लिंकिंग वर्ब तो है नहीं, लिव ये कोई लिंकिंग वर्ब तो है नहीं, तो यहां तो मुझे एडवर्ब चाहिए था। एल वाई के चक्कर में यहां पे चिपका दिया एडजेक्टिव। हर एल वाई वाला शब्द एडवर्ब ही हो जरूरी नहीं है, तो यहां पे मुझे एडवर्ब चाहिए और मीनिंग भी चेंज नहीं करना। वह अकेली रहती है ये कहना है तो अकेले वाला मीनिंग देना और एडवर्ब हो, ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा शब्द है जी आपके पास अलोन। ये एडवर्ब की तरह से काम करेगा और ये गलत क्यों हुआ आपका, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव था। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जी, ये टेंस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये टेंस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। बाय द टाइम आई रीचिंग मेट्रो स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। जब तक मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। अब ये अपने टेंस चैप्टर में पढ़ा होगा, बाय द टाइम के साथ दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक पास्ट का और एक फ्यूचर का। एक तो फ्यूचर कैसे बनेगा, जब तक ये होगा तब तक ये हो चुका होगा। बाय द टाइम का मतलब क्या था, जब तक, है ना, ये दो एक्शन को साथ में जोड़ने काम आएगा, जब तक ये होगा तब तक ये हो चुका होगा। एक तो ये मीनिंग निकलता है इससे, दूसरा निकलता है जब तक ये हुआ तब तक ये हो चुका था। बाय द टाइम के साथ टेंस चैप्टर में आपने दो स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, है ना। तो कहना यहां पर यह है कि जब तक मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो ऑब्वियस बात है कि अगर ट्रेन का जाने का काम हो चुका था पास्ट में, तो यहां पे आई रीचिंग, पहली बात तो V1 प्लस ING बिना हेल्पिंग वर्ब के कब से आने लगी, है ना। V1 प्लस ऐसे लिख सकते हो, आई प्लेइंग, आई डांसिंग, आई ईटिंग, है ना, ऐसा लिख पाएंगे क्या। तो पहली बात तो यहां पे ING बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकती। अब आएगा क्या यहां पे, ऑब्वियस बात है, दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन होना है कि ये काम हो चुका था जब तक ये काम हुआ, तो यहां पे आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना पड़ेगा, आई रीच्ड आपको लिखना पड़ेगा। एक ये लड़का लगा हुआ है, सर स्टेनो का एग्जाम जल्दी हो रहा है, स्टेनो का एग्जाम जल्दी हो रहा है, तो पढ़ लेना, स्पैम क्यों कर रहा बावड़ी बूझ, पढ़ा रहा वो पढ़ ले फिर, जल्दी हो रहा है तो। करो इनको। एक मैंने ना वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले, एक नहीं काफी चल रही भाई आजकल। उसमें क्या होता है, एक लड़की है, वो मेहंदी की कुप्पी सी ले रखी है भाई उसने, और उसमें जो जो उसकी लाइव उसमें आ रहा ना वो नाम लिख रही उसका, राजेश मिटा देगी, सोनिया मिटा देगी, अरुण मिटा देगी। तो मैं सोचता वो जो मेरी चैट में नहीं वाला कहा करते तर मेरा नाम ले लीजिए, तर मेरा नाम ले लीजिए,
भाई गजब चैनल खुल गए तुम्हारे लिए तो, है ना, मस्त चैनल आ गए तुम्हारे लिए। एक कॉपी पेन लिए बैठी है, जो चैट आ रहा है भाई उसको उसको नाम लिखे जा रही है, कट 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 तेज तेज। आधे जनता तो ये परेशान है भैया, जिन्होंने पेड बैच ले रखा है अपना वहां पढ़ो। पेड बैच ले रखा था, पूरा खत्म हो गया है, खाली बैठे हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो यूट्यूब पे आओ। पेड बैच ही खत्म नहीं हुआ, कह रहा है एक चैप्टर हुआ मेरा, तो फिर यहाँ क्या दही लेने आया, अपना कोर्स पूरा कर अपना जाके। कॉमन सेंस की बात नहीं है। बताओ भाई बताओ जल्दी से, इसमें एरर बताओ। पानी लेना भूल गया मैं, एक बार जल्दी से पानी ले आता हूँ। हाँ जी। Himalayas include the highest mountains in the world and feed almost 20% of the Earth's population. हिमालयाज जो हैं ये इंक्लूड करते हैं हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स हैं वो हिमालयाज का पार्ट है। और हिमालय फीड करता है, ऑलमोस्ट फीड कैसे करता है, हिमालय से मेल्ट होके पानी जाता है, पानी से फसलें उगती हैं, खाते हो आप। तो इस तरीके से 20% ऑफ अर्थ की पॉपुलेशन को हिमालय फीड करता है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि द हिमालयाज आएगा। अब ये आर्टिकल चैप्टर का एक रटने वाला कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल चैप्टर में आपने एक रटने वाला रूल किया होगा, न्यूज़पेपर के नाम से पहले द आता है, शिप के नाम से पहले, ट्रेन के नाम से पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले, सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से पहले। याद होगा, रटने वाला रूल था वो। ठीक है, अब मैंने ये सवाल रटने वाले रूल के चक्कर में नहीं डाला, ये मैंने आपको एक और बात बताने के चक्कर में डाला है। मुझे बताओ, जैसे हिमालयाज से पहले द आया, हिमालयाज से पहले द आया, क्या माउंट एवरेस्ट से पहले द आएगा? सवाल समझना, ये तो आप समझ गए है ना। हिमालयाज से पहले द हिमालयाज करते हो आप, हिमालयाज से पहले द हिमालयाज करते हो, तो क्या माउंट एवरेस्ट से पहले द लिखोगे? द माउंट एवरेस्ट, द कंचनजंगा, द केटू लिखोगे? हाँ जी। ब्रोकन हार्ट भाई अमन सर इंग्लिश नाम से ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्ले स्टोर पे सर्च कर लो। क्यों नहीं लिखेंगे, क्या कारण है? हिमालय से पहले दा लगा रहे हो, उससे पहले नहीं लगा रहे, क्यों? अब इसको समझना, हिमालय कोई एक पर्वत का नाम नहीं है, हिमालय पर्वत की श्रृंखला, माउंटेन रेंज का नाम है। तो जो दा आर्टिकल लगता है माउंटेन रेंज से पहले लगता है। हिमालय कोई एक पहाड़ का नाम नहीं है। ये नहीं है कि आप वहां घूमने गए अरे हिमालय, हिमालय पूरी पर्वत श्रेणी का नाम है। मेरी बात आ रही समझ में? ये माउंट एवरेस्ट, ये दुनिया जहान की अपनी लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, इसमें जितने पहाड़ हैं ये सब हिमालय के अंडर में आते हैं। आ रही बात समझ में? हिमालयन रेंज आपने सुना होगा, तो जो द आर्टिकल लगता है वो रेंज से पहले लगता है। जो माउंट एवरेस्ट है वो तो एक पहाड़ी का नाम हो गया ना, वो तो एक पर्टिकुलर पहाड़ी का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया वो। तो उस केस में उससे पहले द आर्टिकल नहीं आएगा। बस यही कंफ्यूजन आपको होता है ना, बच्चों के माइंड में होता है हिमालय एक पहाड़ का नाम है,
फिर वो कंफ्यूज होता है कि हिमालय से पहले दा लगता है, माउंट एवरेस्ट से पहले नहीं लगता। क्यों बच्चे? हिमालय किसी एक पहाड़ी का नाम नहीं, हिमालय एक माउंटेन रेंज है। वी वर ग्रेटफुल फॉर अ बुक दे गेव अस। अब ये वाला आसान हो गया होगा क्योंकि आज ही अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आज ही हमने डिटो सेम ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिल्कुल सेम ये वाला सवाल था जी। वी एंजॉयड द लंच ही गेव अस। लंच से पहले दा लगाना पड़ा, क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर कर रखा था। कंजंक्शन दैट अंडरस्टूड हो गई थी, क्यों अंडरस्टूड हो गई थी, सारी बातें हमने पढ़ी। तो अब ये वाला सवाल आपको बिल्कुल आसान लेवल का लग रहा होगा। हम ग्रेटफुल थे, हम ग्रेटफुल थे किस लिए? किताब के लिए। कौन सी किताब के लिए? जो उन्होंने हमें दी थी। तो किताब को अगर स्पेसिफिक कर दिया तो फिर द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब किताब के आगे ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया? बुक दे, नाउन प्रोनाउन साथ में। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां पे दैट या कह लो विच अंडरस्टूड है। दैट भी मान सकते हो, विच भी मान सकते हो, दोनों मान सकते हो, प्रेफर दैट को करते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज यहां अंडरस्टूड है। विच दे गेव अस, दैट दे गेव अस। और ये गेव के पास ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी मैं क्यों कह रहा हूं ऑब्जेक्ट है? क्योंकि गेव डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ये आज ही हमने पढ़ा है। टेंशन मत लो, आज बहुत टाइम बाद मैंने भी लाइव क्लास अभी शुरू करी है, पहली ही क्लास है, धीरे धीरे स्पीड हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, कुछ टाइम पास वाले बच्चे चले जाएंगे, प्योर पढ़ने वाले बच्चे रुकेंगे मेरे चैनल पे, क्योंकि मेरे पास वो वाला टाइप का प्रसाद तो मिलता नहीं, शेरो शायरी ये वो, है ना। तो मेरे पास जनरली पढ़ने वाले बच्चे ही रुक पाते हैं। तो 2-3 दिन में पढ़ने वाले ही रुकेंगे, फिर अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ जाएगी। आपकी वजह से 2 से 48 तक पहुंच गया हूँ। मेरी वजह से नहीं यार, आपकी मेहनत की वजह से पहुंच गए हो। बहुत बढ़िया। इंग्लिश में 48 आने लग गए तो बाकी सब्जेक्ट पे काम करो। अब ना थोड़ा सा ही इस टाइप के सवाल भी लेने लग गए हैं एसएससी वाले। ये इन्होंने टापा है सीडीएस से, सीडीएस करता है इस टाइप के काम। ठीक है, होता क्या है, हमें ऐसी आदत है, अब हम इसमें एरर ढूंढने के चक्कर में पड़ रहे हैं। वो तो बाय चांस इसमें ठीक ही एक है, बाय चांस इसमें ठीक ही एक है, लेकिन ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द एरर इन द वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस प्रेजेंट टेंस। अगर मान लो यहां पे मैं लिख देता, जैसे अभी तो सबको पता चल गया कि हैज के बाद V1 नहीं आता, तो ये गलत हो गया, है ना। अच्छा, ये वाला बस कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। इज के साथ V1 नहीं आएगा, गलत हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये वाले में क्या गलती है? द कमेटी वर्कड डिलीजेंटली टू एंश्योर। बी पार्ट में ग्रामेटिकली कोई गलती नहीं है। बी पार्ट सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि हेडिंग में दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस वाला आंसर चाहिए, है ना। बी पार्ट में दिक्कत ये है प्रेजेंट टेंस वाला आंसर चाहिए, तो ये तो प्रेजेंट टेंस नहीं है कि ना। तो इसका मतलब ये वाला लगाना पड़ेगा। अब ये भी थोड़ा विचित्र टाइप का सवाल है, सीधा सीधा एरर पूछो, नक्की करो। इतना मेरे पास कहाँ दिमाग है, बच्चा ऐसे सोचता रहता पेपर में इतना प्रेशर, और सोचो ये सब लिखा हुआ उसके अंदर। आइडेंटिफाई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरर इन द गिवन सेंटेंस। इसमें गलती क्या है और उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मतलब तुम्हें स्टूडेंट बनने की नहीं, टीचर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मोहन इंसिस्टेड टू गो देयर, मोहन ने इंसिस्ट किया वहां जाना। अब आप ये प्रीपोजिशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, इंसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन आती है, और ऑन प्रीपोजिशन आ गई तो फिर आगे उसको ऑब्जेक्ट भी चाहिएगा, यानी गो को नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नाउन प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं, तो फिर उसको जिरण बनाना पड़ेगा गोइंग। एरर समझ में आया?
एरर ये कि इंसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन आती है, और अगर ऑन प्रीपोजिशन आई तो गो तो वर्ब होती है, तो आ नहीं पाएगी। फिर इसको हमें नाउन बनाने के लिए इसको गोइंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि एक जिरंड की तरह से काम करेगा। हाँ कि ना। अब ये एक्सप्लेनेशन किस चीज में लिखी हुई है? ये एक्सप्लेनेशन किस चीज में लिखी हुई है? एरर वर्ब के अंदर है। वर्ब के अंदर एरर नहीं है यार, बेसिकली प्रीपोजिशन टाइप का एरर है ये। क्या करेक्ट सेंटेंस इंसिस्ट टू गोइंग बनेगा? इंसिस्ट टू गो, इंसिस्टिंग गो, ए पार्ट आपका आंसर है। मिस्टर अभी को चिंता हो रही है, सर क्लास कब तक होगी? जल्दी है, कुछ काम है, सोना है, भूख लगी है, बेबी सोना करना है तो चला जाना। बाकियों को पढ़ने दे, जब तक मेरा मन उनका मन तब तक पढ़ाऊंगा। तेरे को जल्दी है तो जाना। नहीं सौरभ पाल, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बैच अपने आप में वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मोर देन सफिशिएंट। हाँ जी। द सन्स ऑफ द ओल्ड फार्मर फेल ऑफ आफ्टर देयर फादर ब्रीथ हिज लास्ट इन द विलेज। वो जो बच्चे थे, उस बूढ़े किसान के, जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो क्या होगा? फेल ऑफ, गिर गए। फेल ऑफ मतलब होता कहीं से गिर जाना। फेल ऑफ द ब्रिज, ब्रिज से गिर गए, ऐसा कुछ होगा है। दोनों बच्चे गिर गए, कोई लॉजिक बनेगा इसका? जनरली पिता के देहांत के बाद बच्चों में लड़ाई होती है प्रॉपर्टी को लेके। ये आप सबने सुन रखा होगा, जीवन में देख रखा होगा, सीरियल्स में, अपने घर में भी देख रखा होगा होते हुए सब। तो भैया यहाँ पे फ्रेजल वर्ब गलत लगी हुई है। एक फ्रेजल वर्ब होती है जी फॉल आउट। ऑब्वियसली टेंस चेंज नहीं करेंगे, पहले जो टेंस था वही टेंस रखेंगे। फ्रेजल वर्ब का भी टेंस बदला जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से फ्रेजल वर्ब बनेगी यहाँ पे फेल आउट। फेल आउट का मतलब होता है आपस में बहस हो जाना, डिसएग्रीमेंट हो जाना, लड़ाई हो जाना। हैड यू बीन वर्किंग रेगुलरली, अब ये जी कंडीशनल का सवाल। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि अगर तुम रेगुलरली काम कर रहे होते, अगर तुम रेगुलरली काम कर रहे होते तो तुमने प्रोजेक्ट कल कंप्लीट कर लिया होता, ठीक है। अगर तुम रेगुलरली काम कर रहे होते तो तुमने प्रोजेक्ट कल कंप्लीट कर लिया होता। मैं वहां चला गया होता, उसने ये कर लिया होता, इस टाइप वाले जो स्ट्रक्चर, इस ये जो मीनिंग होते हैं ये आते हैं मॉडल प्लस है प्लस V3 से, ठीक है। काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैं उससे मिल लिया होता, तुम्हें ये कर लेना चाहिए था। एक काम हो चुका होता है, वो हुआ नहीं, उसका उल्टा इमेजिनेशन, ये हो गया होता, ऐसा हो गया होता, इस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं मॉडल प्लस है प्लस V3 से। तो यानी यहां पे अगर तुम काम करते तो आएगा जी यू वुड हैव कंप्लीटेड, ठीक है। अब यहां पे ये मैंने वुड हैव कंप्लीटेड के लिए नहीं डाला, ये तो मैक्सिमम लोग आप कर लोगे, मैंने डाला इसको इसके लिए। अब काफी बच्चों को ना बड़ा अजीब लग रहा होगा, हैड यू बीन वर्किंग, सर ये क्या लिखा हुआ है? हैड शुरू में, इंटेरोगेटिव भी नहीं है, ये क्या स्ट्रक्चर है सर? तो भैया हैड यू बीन वर्किंग लिख दें, चाहे इफ यू हैड बीन वर्किंग लिख दें, एक ही बात होती है। ये दोनों एक ही बात है, ये इसी की कंसाइज फॉर्म है। वो जो स्ट्रक्चर आपने देखे थे ना, इफ ही वर अ बर्ड, इफ ही वर अ बर्ड अगर वह पक्षी हो, इफ ही वर अ बर्ड लिख दो या वर ही अ बर्ड लिख दो, एक ही बात है। इफ ही हैड मनी, ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर ये जो लिखा ना ऐसे करके, ये इफ वाले से लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। आ रही बात समझ में? इफ यू हैड कम अर्लियर इज इक्वल टू हैड यू कम अर्लियर, इफ यू हैड हेल्प मी इक्वल टू हैड यू हेल्प मी। ये एक ही बात को लिखने के दो तरीके हैं, इनसे डरना बंद करिए, ठीक है।
जनरली 1 घंटे के अंदर क्लास खत्म कर दिया करेंगे। ठीक है, आज थोड़ी सी पहली क्लास है, शुरू में 15 मिनट और भी पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये सब बताना पड़ा इस वजह से, और थोड़ा आज मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज ऑलमोस्ट 1 आवर 1 आवर 10 मिनट्स में क्लास खत्म हो जाया करेगी। हाँ जी, मिस्टर राघव जो है वो ब्रश करते हैं अपने दांतों को, मिस्टर राघव ब्रश करते हैं अपने दांतों को 4 बार। अब यहाँ पे लिखा हुआ द डे, अब जरा समझिएगा, ऑब्वियस बात है, सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ गया हो, कहना ये चाह रहा है मिस्टर राघव अपने दांतों को दिन में 4 बार ब्रश करते हैं, यानी प्रतिदिन 4 बार। प्रतिदिन वाला मीनिंग देना है, तो प्रतिदिन वाला मीनिंग देने के लिए यहां पर डे या अ डे का यूज होता है। पर डे थोड़ा सा ना इनफॉर्मल की तरफ चला जाता है, थोड़ा बड़ा भी है, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा अ डे को प्रेफर करिएगा। ये अ डे थोड़ा अजीब लगता है बच्चों को एकदम से, क्योंकि उनको आदत होती है कुछ, उनका ना पता क्या मन करेगा, इन डे लिखने का। बड़ी उनकी ना रूह सी कुल बुलाएगी कि यार इन प्रीपोजिशन लगा दें, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है नाउन आया हुआ है, तो ऐसे कैसे टाइम्स नाउन कैसे लिख देंगे सर सीधा इकट्ठा, बड़ा उनका मन करेगा इन डे लिखने का। जरूरत नहीं बच्चे, ये जो अ डे है ना, इसका मतलब ही पर डे है, और ये अपने आप में एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बना देता है। ये अपने आप में ही एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बना देता है, तो इसके साथ आगे प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मान लो कहूं ही अर्न्स, वह कमाता है 20,000 रुपए प्रति माह, तो ही अर्न्स ₹20,000 अ मंथ सीधा लिख सकते हो। पर मंथ भी गलत नहीं होता, लेकिन अ मंथ छोटा है, कंसाइज है, बेहतर है। ग्रीवेंसेस कैन नॉट बी रिड्रेस्ड अनलेस दे आर नोन। किसी की दिक्कत परेशानियां, किसी की व्यथाएं सही नहीं करी जा सकती, उनका सोल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता, उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता, उनका सुलझाड़ा नहीं किया जा सकता जब तक पता ही ना हो उनके बारे में। दिक्कत का पता होगा तभी तो सोल्यूशन होगा। बच्चे मैसेज करते हैं, सर मेरे 120 नंबर ही आ रहे हैं, क्या करूं? सर मेरे मार्क्स टक हो गए हैं, क्या करूं? एनालिसिस कर, एनालिसिस कर भाई, पिछले 20 बच्चे जो पेपर लगाए तो उन्हें उसका एनालिसिस कर, कौन से मैथ्स में ज्यादा नंबर कटते हैं, इंग्लिश में कटते हैं, रीजनिंग में कटते हैं कि जीएस में कटते हैं, फिर उसमें भी टॉपिक पे रिसर्च कर, उस पर काम कर। समस्या का भुगतान मतलब समस्या का सुलझान नहीं हो सकता जब तक उसका पता ना हो। अब बच्चा यहाँ मत्था मारता रहेगा, कैन नोट बी, कुछ गड़बड़ है, अनलेस की जगह अनटिल, ऐसे एरर, और दिमाग लगाएगा इधर उधर, और ये वही बकैती है, रिड्रेस की स्पेलिंग गलत है, इसमें डबल एस आएगा। ये टुचपनी इन्होंने सीखी है बैंक के पेपरों से। ठीक है, बैंक वाले जो हैं उनके एग्जाम में इस टाइप पे काफी आया करते थे। ठीक है, तो इसमें रिड्रेस की स्पेलिंग गलत है, और ये जितने सवाल आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपना दबदबा बनाने के लिए कि अमन सर बड़ा मुश्किल पढ़ाते हैं, देखो क्या लेवल पढ़ाते हैं अमन सर, उसके लिए सारे प्रीवियस ईयर हैं भाई। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर हैं और 2024 के पेपर के ही हैं, लेटेस्ट पेपर के ही हैं। ठीक है, कुछ इसके अंदर अपना सीपीओ के हैं, कुछ एमटीएस के हैं। ये शायद एमटीएस का भी हो सकता है, काफी हाई चांसेस है कि ये एमटीएस में आया सवाल है। प्लांट्स वेदा भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, उन बच्चों के लिए जो सिलेबस पूरा कर चुके हैं, तेरे को अभी तैयारी शुरू करनी है तो तू बैच ले, थोड़ा यार सोचो, खुद भी सोचो थोड़ा ना। डेस्टिनेशन भाई एक ही चुटकुला रोंदने पे लगे हुए हैं, उनको लग रहा है कोई तो हंस देगी, काश काश, ये मैं बोलता हूँ ना पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आओ, 500 बार कमेंट कर लिया भाई ने, काश कोई इंप्रेस हो जाए ये लाइन सुन के, कोई तो हंसने वाला स्माइली भेज दे। नकली।
हाँ भाई, अब ये वाला सवाल थोड़ा टेढ़ा है, विचित्र है। जब ये पेपर में आया होगा बहुत दिमाग खराब हुआ होगा, सब तुक्का ही भेड़ के आए होंगे। ठीक है, 99.99% बच्चे इसके अंदर तुक्का ही भेड़ के आए होंगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। देखो, एक होता है डिस्पोज ऑफ कर देना किसी चीज को। मैं कहूँ जैसे पुराने कागज थे, काम के नहीं थे, मैंने पियोन को बोला कि इनको डिस्पोज ऑफ कर देना, यानी इनको फेंक देना। ठीक है, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी से छुटकारा पा लेना, गेट रिड ऑफ समथिंग। ठीक, फेंक देना, वेस्ट कर देना, इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज ऑफ, मेरी सेक्रेटरी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। चलो इतना भी मान लेता, फिर ये डिस्कस एवरीथिंग ये क्या लिखा हुआ है? तो इसका मतलब यहाँ पे वो वाला मीनिंग तो है नहीं, कुछ और है। ठीक है, तो डिस्पोज ऑफ वो वाला मीनिंग नहीं, यहाँ पे बेसिकली डिस्पोज्ड टू डू समथिंग। जैसे होता ना, आई एम रेडी टू टीच यू, आई एम रेडी टू डांस, तो रेडी के बाद आप देखोगे जनरली इन्फिनेटिव आता है। ही इज रेडी टू गो देयर, ही इज रेडी टू जॉइन अस, हाँ के ना। ऐसे एबल अनेबल के साथ, ही इज एबल टू डू दिस, ही इज अनेबल टू डू दिस, एबल अनेबल रेडी, इनके साथ इन्फिनेटिव आता है। ऐसी एक ही एडजेक्टिव होता है डिस्पोज्ड, इसके साथ भी आगे इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर बनता है। अगर मैं कहूं आई एम डिस्पोज्ड टू डू दिस, कहने का मतलब मैं विलिंग हूं, मेरी इच्छा है वो काम करने की। माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड टू डिस्कस का मतलब होता है बेसिकली उसकी इच्छा रहती है, वो उसका मन करता है ये काम करने का, मतलब हर बार हर चीज को बड़ा डिटेल में डिस्कस करने का उसका मन रहता है। क्लियर हो गया? महेश और उसके वर्कर्स विल हैव बीन वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब फिर से वही वाला फॉर प्लस ड्यूरेशन है। महेश और उसके वर्कर जो हैं वो प्रोजेक्ट पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है, महेश और उसके दोस्त काम कर रहे हैं, काम करने के डूअर हैं, डूअर है तो एक्टिव वॉइस आएगी ना, पैसिव क्यों आ जाएगी? महेश और उसके वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं, हैव बीन वर्कड, ये तो पैसिव लगा दिया, पैसिव की जरूरत ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे विल हैव बीन वर्किंग, ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये तो किसी और एक्शन के कंपैरिजन में होगा। जब तुम आओगे तब मैं ये कर रहा होऊंगा, ये तो उसके लिए यूज होता है। ऐसा कोई दूसरा एक्शन तो यहां पे नजर आ नहीं रहा, तो जबरदस्ती का फ्यूचर टेंस की भी जरूरत नहीं थी। यहां पे आप सिंपली लिखिए महेश एंड हिज वर्कर्स हैव बीन वर्किंग। यहां पे आप सिंपली लिखिए हैव बीन वर्किंग। ये फ्यूचर परफेक्ट, यहां पे विल हैव बीन वर्किंग पता कब आता? जब साथ में एक और बात लिखी होती, महेश एंड हिज वर्कर्स विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन देयर बॉस रिटर्न्स फ्रॉम हिज ट्रिप। जब उनका बॉस ट्रिप से वापस आएगा तब महेश और उसके वर्कर बहुत दिनों से काम कर रहे होंगे। एक फ्यूचर का और हिंट देने वाला यहां पर होना चाहिए था, तब आता विल वाला, वो नहीं है तो सिंपल अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखो इसको। आ जाओ करें डिस्कस। द टीचर चेक्ड वेदर ईच ऑफ देम हैव अ ब्लैंकेट एज इट वाज अ कोल्ड नाइट। टीचर ने चेक किया कि उनमें से हर एक के पास एक ब्लैंकेट है क्या, क्योंकि वो एक बड़ी ही मतलब ठंडी रात थी। ठीक है, अब ये वाला जो सवाल है बेसिकली इसके अंदर दो गलतियां। एक गलती तो इसके अंदर ये है जो आपने प्रोनाउन चैप्टर के अंदर बहुत ही बार आया हुआ एरर है, आपने पढ़ रखा होगा कि जैसे ये ऑफ प्रीपोजिशन हो गई है ना, ऑफ प्रीपोजिशन है और ये देम क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी ये जो आगे वर्ब लिखी हुई है इसका सब्जेक्ट ये ईच है। ठीक, और ईच, ईदर, नीदर ये जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, एक एक करके बात करते हैं, सिंगुलर करके बात करते हैं, इसलिए वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए थी। तो पहली बात तो हैव तो ऐसी गलत हो गया। दूसरी बात, एक तो ये दिक्कत है कि प्लूरल वर्ब नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। दूसरी दिक्कत इसके अंदर ये कि पूरा का पूरा देखो सेंटेंस पास्ट में चल रहा है ना, मेन क्लोज पास्ट में है, तो आगे भी अगर पास्ट है तो वहां पे बीच में प्रेजेंट नहीं आ पाएगा। तो दोनों की दोनों समस्याओं का समाधान हो जाए अगर मैं वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दूं, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म में कोई सिंगुलर प्लूरल तो होता नहीं। जैसे आपने पढ़ रखा होगा, मान लो जैसे वर्ब है गो वेंट गॉन है, ठीक है,
तो फर्स्ट फॉर्म में तो गो गोज होता है, लेकिन क्या वेंट का भी वेंट्स होता है? नहीं होता ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म में कोई सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही नहीं होता। तो यहां पे अगर मैं बेसिकली हैव की जगह पर हैड लिख दूं, क्यों? क्योंकि ये जो मेन क्लॉज है बेसिकली ये पास्ट में है। ये जो मेन क्लॉज मेरा लगा हुआ है ये पास्ट में लगा हुआ है, हाँ के ना? तो दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। ईच के अकॉर्डिंग जो वर्ब सिंगुलर आनी थी, क्योंकि सेकंड फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं है, तो वो भी दिक्कत खत्म। और यहाँ पे मेन क्लॉज पास्ट था तो इसको मैंने पास्ट कर लिया, तो ये वाला भी चक्कर खत्म हो गया। क्लियर होगी जी इतनी बात? अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाइए। ही चीटेड इन द एग्जामिनेशन मेकिंग हिज ऑलरेडी फेलिंग एकेडमिक क्रेडेंशियल वर्स्ट। उसने एग्जाम में नकल करी, उसने एग्जाम में नकल करी जिसकी वजह से उसके पहले से ही गिरते हुए एकेडमिक क्रेडेंशियल्स जो थे, यानी बेसिकली उस पे जो पढ़ाई को लेकर जो भरोसा किया जा रहा था, पढ़ाई को लेकर जो उसकी इमेज थी, वो पहले से ही गिरती हुई इमेज को उसने और खराब कर लिया। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, पहले के कंपैरिजन में आगे की बात हो रही है। अगर मान लो मैं कहूं कि वो पहले से मोटा हो गया, पहले से पतला हो गया, तो क्या लिखेंगे? ही बिकेम फैटर, हाँ के ना? पहले के कंपैरिजन में अगर पिछली सिचुएशन से कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी ना। कोई 3-4 सिचुएशन थोड़ी कि सुपरलेटिव डिग्री लगा दें यहां पे। हरी बात समझ? जैसे मान लो मैं कहूं द सिचुएशन हैज बिकम वर्स, सिचुएशन जो है और बुरी हो गई है पिछले के कंपैरिजन में ना। जब भी पहले के कंपैरिजन में कहना, अगर 3-4 सिचुएशन होते तब अपन वर्स्ट भी लगाते, लेकिन यहाँ पे दो ही चीजों की बात हो रही है, तो इसलिए अपन कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। यहाँ पे अपने को वर्स लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब एक बात तो इसके अंदर ये है, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक वर्ड लिखा है मेकिंग। ये मेकिंग क्या चीज है? ये वर्ब है, क्या चीज है? समझ पा रहे हैं? ये जो शब्द लिखा हुआ है मेकिंग, ये क्या है? क्या ये कोई वर्ब है? ही चीटेड इन द एग्जामिनेशन मेकिंग हिज ऑलरेडी फेलिंग। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया था V1 प्लस ING बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, तो ये मेकिंग कैसे आ गया? इससे पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही, है कि ना? तो आखिर ये मेकिंग बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे आ गया? सोचो। तो इससे आपको कुछ हिंट मिल रहा होगा कि ये यार वर्ब तो नहीं लग रही, कुछ और लग रहा है। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं। आई सॉ अ बॉय प्लेइंग विद हिज मदर। मैंने एक लड़के को देखा उसकी माँ के साथ खेलते हुए। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे आई सॉ अ बॉय, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आया। ये प्लेइंग बीच में कैसे आ गया? कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कुछ नहीं है, ये बीच में कैसे लिख दिया अपन ने? समझने की कोशिश करिए, कोई वर्ब नहीं है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या मैं कह सकता हूं कि इसको, ये इसकी रिप्लेसमेंट है, ये आई सॉ अ बॉय हु वॉज प्लेइंग। क्या ऐसा कह सकता हूं मैं कि हु वॉज प्लेइंग लिख दें चाहे प्लेइंग लिख दें, एक ही बात है। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, हु वॉज प्लेइंग विद हिज मदर ऐसा लिख दें, या आई सॉ अ बॉय प्लेइंग विद हिज मदर ऐसा लिख दें, बात एक ही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? बेसिकली होता क्या है, बहुत बार ना हम रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब के स्ट्रक्चर को कंसाइज करने के लिए ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देते हैं बीच में। तो यहां पे जो मेकिंग लिखा हुआ है ना, बेसिकली ही चीटेड इन द एग्जामिनेशन मेकिंग हिज, बेसिकली उसका ये जो करना था ना, उसने ये जो काम किया, तो यहां पे बेसिकली विच मेड, मेकिंग लिख दें या विच मेड लिख दें, बात एक ही है। ही चीटेड इन द एग्जामिनेशन विच मेड हिज ऑलरेडी फेलिंग क्रेडेंशियल्स, ऑलरेडी फॉलिंग क्रेडेंशियल्स वर्स्ट। मेरी बात आ रही है समझ में? तो मैं कहना यहां पे ये चाह रहा हूं कि ये मेकिंग इज इक्वल टू विच मेड। बहुत बार हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन प्लस में वर्ब को कंसाइज करने के लिए। ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, मीनिंग एक ही है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था। एरर तो इसके अंदर यही था कि वर्स करना है, लेकिन इसके अलावा ये वाली बात मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बताई है कि जी इसके अंदर ये ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, मतलब बेसिकली ये इसका शॉर्ट फॉर्म है लिखने का।
चलो जी, लास्ट 5 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी जल्दी निपटा दो, फिर छुट्टी हो जाएगी। आखिरी 5 क्वेश्चन है। मनीष बच्चे बैच से, ये बात अब दिक्कत क्या है ना, मैं बार बार बोलूंगा, तुम कहोगे बैच ही बेचने आया है। सिंपल, बार बार मत बोलो, एक शब्द में घूमना नहीं है, भटकना नहीं है, सब कुछ एक जगह चाहिए। ग्रामर, ग्रामर की प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, वीडियो, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, अच्छी एक्सप्लेनेशन, प्री के मॉक टेस्ट, मेंस के मॉक टेस्ट, मेरा पर्सनल डाउट नंबर, सब कुछ चाहिए। चुपचाप फाउंडेशन बैच लो, बात खत्म। इंग्लिश के लिए उसके बाद कोई बुक, पीडीएफ, वीडियो कुछ नहीं देखना जिंदगी में, जब तक सिलेक्शन नहीं होता। एक अक्षर कहीं और देखने की जरूरत नहीं। अफोर्ड कर सकते हो बिल्कुल, नहीं कर सकते ऐसे काम चलाओ, कहीं कुछ पढ़ो, कहीं कुछ पढ़ो, कहीं कुछ पढ़ो, ठीक है। बार बार मत बुलवाओ, नहीं तो तुम्हें लगेगा यार ये बैच ही बेचने के लिए कर रहा है, लेकिन जो रियलिटी फैक्ट है वो यही है। It has been noticed that across all his faults he is admired. ये नोटिस किया गया है, कहना क्या था यार, ये नोटिस किया गया है कि उसकी कमियों के बावजूद उसको एडमायर किया जाता है। ये कहना था के बावजूद, उसको नोटिस नोटिस किया गया है कि उसकी कमियों के बावजूद उसको एडमायर किया जाता है, ऐसे ही कहना था ना, के बावजूद। ये अक्रॉस प्रीपोजिशन कहां से यहां से आ गई? अक्रॉस प्रीपोजिशन का क्या लेना देना है यहां पे? हाँ जी, इट हैज बीन नोटिस्ड दैट डिस्पाइट ऑल हिज, इंस्पाइट ऑफ लगा लो, डिस्पाइट लगा लो, दोनों में से कोई भी लगा लो। ऐसा नोटिस किया गया है कि उसकी सब गलतियों के बावजूद उसको एडमायर किया जाता है। इट हैज बीन नोटिस्ड दैट, उसकी सब गलतियों के बावजूद ही इज एडमायर्ड। हाँ जी, क्लियर हो गया। द थीव्स हैड नो ऑल्टरनेटिव, उन चोरों के पास कोई रास्ता नहीं था, उन चोरों के पास कोई रास्ता नहीं था पुलिस के ऑर्डर मानने के सिवाय। अब ये फिक्स प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है जी, एक्वीज के साथ टू आता है। एक्वीज टू समथिंग, किसी चीज को बेमन से अग्री करना। इफ यू एक्वीज टू समथिंग, तो आप बेमन से उस चीज को एक्सेप्ट करते हो। आप किसी चीज को जब बेमन से एक्सेप्ट करते हो, अग्री करते हो, तो उसके लिए एक्वीज टू का यूज किया जाता है, ना कि एक्वीज विद का। ये फिक्स प्रीपोजिशन का कह लीजिए या फ्रेजल वर्ब का कह लीजिए, आपकी मर्जी। आइए जरा इन पे। ये आ गया, देखो वो वाला मैंने बताया था ना, मेरा नाम ले दो नहीं तो मैं क्लास में तंग कर दूंगा। मैंने बताया था ना, इनके लिए चैनल खुले हुए हैं, रजिस्टर सा लेके बैठ जाती हैं लड़कियां, जो जो लाइव आते हैं उनके नाम लेती रहती हैं, कट 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 ना। उस चैनल पे चला जा भाई। मेहंदी वाली भी है एक, वो मेहंदी मेहंदी की कुप्पी ले रखी है, ऐसे आएगा जो भी उसका नाम लिखेगी मिटाएगी, नाम लिखेगी मिटाएगी। वहां चला जा, नकली आदमी। आई होप दैट यस्टरडेज लंच एट राहुल्स प्लेस वॉज एट योर लाइकिंग। अब ये एक फिक्स फ्रेज होता है जी। अगर मुझे किसी से कुछ ऐसा पूछना है कि क्या ये चीज आपकी पसंद के अनुसार थी, तो मैं कहूंगा वॉज इट टू योर लाइकिंग, इट इज टू माई लाइकिंग। ये एक फ्रेज होता है, टू माई लाइकिंग, टू योर लाइकिंग, टू हिज लाइकिंग। टू समबडीज लाइकिंग का मतलब होता है उसके पसंद का होना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल का जो लंच था, मैं उम्मीद करता हूं कि कल का जो लंच था राहुल के घर पे, वो तुम्हारी पसंद का था, तुम्हारी पसंद के अनुसार था। टू समबडीज लाइकिंग ये फ्रेज होता है। ऐसी चीजें रीडिंग से आएंगी, ठीक है। ये कोई ग्रामर की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये किसी के कोर्स में आपको पढ़ाया हुआ भी नहीं मिलेगा। ये चीजें आपको रीडिंग से आएंगी। मेरा बेटा जो कि एक क्रिकेटर भी है, माई सन हु इज ए क्रिकेटर टू इज एमए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो एमए भी है,
MA ग्रेजुएट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट MA भी लिख लेते हो, नाउन की तरह से यूज कर लेते, चला लेते हैं। अब यहां पे देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो कॉन्सोनेंट है, हाँ के ना, AEIOU के अलावा ये तो कॉन्सोनेंट है, तो ए ठीक है। अक्षर से मतलब नहीं है, साउंड से मतलब है। MA अ बोले बिना इसको बोल के देखो, मां थोड़ी है ये, MA है ये। अगर ये मां होता तो ए ठीक हो जाता। यहां पे लिखा हो MA, अ बोले बिना नहीं बोल सकते, यानी वोवल साउंड आ रही है, तो आपको एन का यूज करना पड़ेगा। आज के आखिरी सवाल पे आ जाइए जी, आज के आखिरी सवाल पे आ जाइए। ये जो आइटम है ये पब्लिक डोमेन में है। कोई आइटम मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी चीज ना, किसी चीज के बारे में जानकारी। ये जो आइटम है ये पब्लिक डोमेन में है, ये आइटम पब्लिक डोमेन में है और इसे यूज किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है और मॉडिफाई किया जा सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। ये जो आइटम है ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। इस आइटम को, ये पब्लिक डोमेन में है तो इसको यूज किया जा सकता है। जैसे यूट्यूब पे बिना कॉपीराइट वाले म्यूजिक नहीं होते, जैसे कुछ गाने लगाओगे, गाना लगाते ही कॉपीराइट आ जाता है, और कुछ म्यूजिक ऐसा होता है जिसका कॉपीराइट नहीं आता। तो वो यही कहना चाह रहा है कि ये जो आइटम है ये पब्लिक डोमेन में है, यानी इस टाइप का है कि इसको आप यूज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। अब इसके अंदर दो गलतियां थी। एक तो मॉडिफाइड की स्पेलिंग गलत है, DI आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक तो मॉडिफाइड की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे एंड की जगह पे और रहता तो बेहतर होता। मैं इसको एरर नहीं बोलूंगा, मैं इसको प्योर एरर नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर और रहता, एंड भी ठीक है लेकिन और रहता तो बेहतर रहता। वो दोनों देखो, जनरली हम किसी को बोलते हैं ना, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये और ये साथ में नहीं हो रहे। ये कह रहा है चाहे तुम इसको यूज कर लो, चाहे तुम इसको कॉपी कर लो, चाहे तुम इसको मॉडिफाई कर लो। ये जो ऑप्शन देने के लिए ना हम और कंजंक्शन का यूज करते हैं बजाय कि एंड के, क्योंकि दोनों काम साथ में नहीं कर रहा ना। ऐसा थोड़ी कहना चाह रहा है कि यूज, कॉपी और मॉडिफाई तीनों इकट्ठे, चाहे यूज कर लो, चाहे कॉपी कर लो, चाहे मॉडिफाई कर लो। तो यहां पे काफी बेहतर प्रीपोजिशन है, और स्पेलिंग की भी गलती है, और सॉरी कंजंक्शन, और कंजंक्शन वाली गलती भी है और मॉडिफाइड स्पेलिंग वाली गलती भी है। तो शुरू में जैसे कि मैंने आपसे 1 से 25 तक नंबरिंग कराई थी, अब अपना स्कोर बताइए मुझे। और फिर बता रहा हूं बच्चे, जानबूझ के मैंने ही मुश्किल सवाल छांटे हुए हैं काफी। तो अगर किसी के 25 में से 5 नंबर आए, 7 नंबर आए, तो ये नहीं कुर्ते फाड़ के रोड पर लेटने लग गए, अरे मेरे तो नंबर ही नहीं आए, मुझसे तो कुछ नहीं होगा तर, मैं तो बलबाद बालक हूं। जानबूझ के बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल छांटे हो बच्चे, डिमोरलाइज नहीं होना है। ये बस ये समझ लो, इस चीज की तैयारी है कि पेपर का लेवल अगर कुछ बढ़ता है तो हम वहां पे भी कॉन्फिडेंटली उस चीज को अटेम्प्ट कर पाए। फिर से बता देता हूं जी, ये जो क्लास है ये जैसी अभी मैं इसको खत्म करूंगा उसके 2 घंटे के बाद इसकी PDF डल जाया करेगी। PDF कहाँ मिलेगी? मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अमन सर इंग्लिश नाम से, लिंक कमेंट में भी पिंड है, डिस्क्रिप्शन में डला हुआ, नहीं तो प्ले स्टोर पे सर्च कर लो अमन सर इंग्लिश, इजीली आपको मिल जाएगी। होम पेज पे फ्री PDF नाम से दिखेगा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज नाम से एक फोल्डर बना दूंगा मैं, उसमें आपको इसकी PDF मिल जाएंगी। दोनों PDF मिल जाएंगी, ये एक्सप्लेनेशन वाली भी, मतलब जिसपे एनोटेशन होती है वो वाली भी, और दूसरी नॉर्मल प्रिंटेबल टाइप की, दोनों मिल जाएंगी। ठीक है। ऐप पे वोकैब के क्विज भी डले हुए हैं भाई, क्विज अटेम्प्ट करना थोड़ा सा अच्छा लगता है, प्रैक्टिस ईजी हो जाती है, मन करता करने का देख लेना। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि 100 इंपॉर्टेंट रूल्स की एक प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छी है। चैप्टर वाइज एरर अगर किसी को लगाने वो भी लगा सकता है। मॉक टाइप अगर प्रैक्टिस है वो भी करेंगे आगे, अभी पहले इस टाइप से चलेगा। ठीक है। एरर प्रो वोकैब प्रो में टाइम लगेगा, एरर प्रो में कम से कम 4 महीने लगेंगे, वोकैब प्रो में कम से कम 1.5-2 साल लगेगा। तो कोई और किताब ले लो, मेरे भड़क मत करो। ठीक, 4 महीने वेट कर सकते हो करना, नहीं वेट कर सकते तो कोई और किताब ले लो। रोज रोज मेरे को, स्टाफ को रोज पूछने की जरूरत नहीं है। क्लियर?
उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। मुझे भी बहुत टाइम बाद लाइव आके बढ़िया लगा, क्लास में इंटरेस्ट भी बना। कोशिश करूँगा कि आगे और थोड़ा कम टाइम में, जैसे आज अपने को लगभग 1.5 घंटा लग गया है ना, शुरू के 15 मिनट तो बताने में लग गए, वो कम हो जाएंगे। 15 मिनट में अपनी स्पीड और तेज कर लूँगा, तो 1 घंटे में आपको इतना कंटेंट मैं डिलीवर कर दिया करूँगा। ठीक है जी, कोशिश यही रहेगी कि आपका समय बिना मतलब खराब ना हो। पेपर सिर पे है, ये नहीं कि बस ज़बरदस्ती आपसे टाइम खराब करें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मिलेंगे भाई अपनी अगली क्लास में फ्राइडे को 8 बजे आपसे मुलाकात होगी इसी सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोशिश करिएगा जितना हो सके लिंक्स वगैरह या वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट्स वगैरह करेंगे, तो उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। जितनी रीच बढ़ेगी, जितने व्यूज़ आएंगे, मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा इसको आगे चलाने के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को देने के लिए। ठीक, अगर किसी कोई पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो ये नंबर है जी, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। आज के लिए शुभ रात्रि, मिलेंगे अगली क्लास में फ्राइडे को।